बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 38 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 38 का नाम है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब कि एडवर्टाइजिंग से क्या क्या असरात हो सकते हैं, आपको लेसन नंबर 38 में बताया गया है। तो लेसन का आगाज़ मैं करूँगा, लेकिन लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन हजरात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में आपको बताया गया है ओवरऑल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि एडवर्टाइजिंग के क्या मकासद होने चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स वो कम्युनिकेशन टास्क है जो एक ना कंपनी अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स को ना टारगेट करके अचीव करना चाहती है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क के दौरान जब कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है तो इसका मकसद यूजुअली किसी छोटे ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव से चार टाइप्स के होते हैं: ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग और स्विच बैक। कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। ट्रायल में आपको बताया गया है कि ट्रायल ऑब्जेक्टिव का मकसद ये होता है कि कस्टमर्स को ना इनकरेज किया जाए कि वो ना किसी न्यू प्रोडक्ट की पहली दफ़ा ख़रीदारी करे। कंपनीज यूजुअली क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करती है ताकि ना दूसरे कंपीटेटिंग एड्स के बीच ना अपना मैसेज पहचाना पहुंचाना हो या पहचानना हो। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना अगर पहली दफ़ा प्रोडक्ट्स शेयर्ड या पहली दफ़ा प्रोडक्ट ख़रीद के ना यूज़ नहीं की गई ना, तो रिपीट परचेजेस कभी नहीं होगी। कंटिन्यूटी में ये होता है कि कंटिन्यूटी एडवर्टाइजिंग का मकसद ये होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ना अपने प्रोडक्ट्स का ना यूज़ कंटिन्यू रखने के लिए इंस्पायर किया जाए। और इसमें ना न्यू और डिफरेंट इंफॉर्मेशन से दी जाती है जो कस्टमर्स लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए होती है। ब्रांड स्विचिंग में अगर बात करें ब्रांड स्विचिंग की, तो ब्रांड स्विचिंग तब अडॉप्ट की जाती है जब कंपनीज चाहती है कि कस्टमर्स अपनी कंपीटेटर्स के ब्रांड से ना स्विच करके इसका ब्रांड को ना अडॉप्ट करे। और इसके लिए ना कंपनी से प्राइस या क्वालिटी कंपेयर करके ना कस्टमर्स को ना कन्विंस करती है कि वो ना अपने ब्रांड जो है वो बदले। स्विच बैक की बात की जाए तो स्विच बैक में आपको बताया गया है कि स्विच बैक ना एडवर्टाइजिंग यूज़ होती है। मतलब ये कि जब कंपनीज अपने पुराने कस्टमर्स को ना दोबारा अपने ब्रांड से यूज़ करने के लिए अपील करती हैं ना, तो इसमें ना कंपनी से न्यू फीचर्स, प्राइस रिडक्शंस या कोई और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देकर ना पुराने कस्टमर्स को दोबारा अपने ब्रांड की तरफ लाने की कोशिश करती है। एडवर्टाइजिंग बजट की बात करें, अब जाहिर सी बात है कि जब एडवर्टाइजिंग की जाती है तो बजट भी होना चाहिए कि कितनी एडवर्टाइजमेंट से हमारी कितनी प्रोडक्ट सेल आउट हो सकती है, तो ये एडवर्टाइजिंग बजट पे डिपेंड करता है। तो जब एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव से डिसाइड कर लिए जाते हैं तो कंपनीज को ना हर प्रोडक्ट के लिए एक एडवर्टाइजिंग बजट सेट करना पड़ता है। और ये प्रोसेस मुश्किल हो सकता है क्योंकि ना ब्रांड मैनेजर्स अपनी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहते हैं। एडवर्टाइजिंग बजट कंपनी के ओवरऑल गोल्स के साथ ना मैच करने चाहिए। बजट सेट करते वक्त कंपनीज को मार्केट के दूसरे फैक्टर्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी, कंपटीशंस, मार्केट शेयर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज को बड़े ध्यान में रखना पड़ता है। ओके। एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक एडवर्टाइजमेंट को कितनी दफ़ा रिपीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अगर आपको एक प्रोडक्ट की नेम, मैसेज और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना है तो हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है।
हाई फ्रीक्वेंसी अचीव करने के लिए ना ज़्यादा बजट चाहिए होते हैं। एस्टिमेट से कहते हैं कि एक कंज्यूमर्स को ना एडवर्टाइजिंग के मैसेज को ना 9 दफ़ा देखना पड़ता है ताकि वो उसे याद रखें। कंपटीशंस एंड क्लटर में आपको बताया गया कि जब प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा कंपटीशंस हो, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में, तो कंपनीज को ना अपना पोजीशंस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट चाहिए होते हैं। अगर कंपनी इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहती है, मतलब कि अगर कंपनी किसी इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहती है तो हर साल ना सब्सटेंशियल एडवर्टाइजिंग बजट एलोकेट करना पड़ता है। ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स एडवर्टाइजिंग पर ना खर्च करती हैं, जैसे कि कोका कोला और जनरल मोटर्स वगैरह। मार्केट शेयर की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि मार्केट शेयर भी ना एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और अगर कंपनी अपने मार्केट शेयर्स इंक्रीज करना चाहती है तो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना कंपटीटर्स अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी से लॉन्च करते हैं। मार्केट शेयर इंक्रीज करने का सक्सेस एडवर्टाइजमेंट क्वालिटी, कंपटीटर्स की रिस्पॉन्सेस और प्रोडक्ट डिमांड पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस में आपको बताया गया कि जब कस्टमर्स प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस ज़रूरी होता है। और ये स्पेशली कंपिटिटिव मार्केट्स में होता है जहाँ ना कंज्यूमर्स को ना पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। जैसे कि अगर न्यू लॉन्ड्री डिटर्जेंट मार्केट में आता है तो इसका ना एडवर्टाइज करते वक्त एग्रेसिव कैंपेन चलाना पड़ती है। अगर ये नहीं किया जाता तो कस्टमर्स को ना इसके बारे में ना पता नहीं चलेगा और वो दूसरे प्रोडक्ट्स चूज़ करेगा, इसलिए एडवर्टाइजिंग के बजट ज़्यादा होना चाहिए। स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें आपको बताया गया कि जब कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है तो इसकी ना अवेयरनेस बनाने के लिए ना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग का ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट मैच्योर होती है या मैच्योर हो जाती है, वैसे वैसे ना एडवर्टाइजमेंट रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, क्योंकि ना प्रोडक्ट ऑलरेडी नो होते हैं, मतलब कि ऑलरेडी इल्म में होते हैं और इसका एक एस्टेब्लिश्ड बायर्स बेसिस होता है। एडवर्टाइजिंग बजट यूजुअली सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है और धीरे धीरे डिक्लाइन करता है जैसे कि प्रोडक्ट मेच्योर होती है। सिलेक्टिंग द राइट एडवर्टाइजिंग अप्रोच में आपको बताया गया कि जब कंपनी डिसाइड कर लेती है कि किस टाइप का एडवर्टाइजिंग कैंपेन चाहिए, तो अब कंपनी को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि किस किस अप्रोच से ना वो मैसेज कैरी करे। कंपनी को ना एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ना समझना पड़ता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, मीडिया इम्पैक्ट, मीडिया टाइमिंग्स और रीच वगैरह। फ्रीक्वेंसी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एवरेज कंज्यूमर को ना एडवर्टाइजिंग कैंपेन से कितनी दफ़ा एक्सपोज किया जाता है। कंपनीज यूजुअली फ्रीक्वेंसी गोल्स सेट करती है जो हर कैंपेन के लिए अलग हो सकता है। जैसे कि एक कंपनी चाहती है कि कंज्यूमर को ना ऐड मैसेज कम से कम जो है वो 6 दफ़ा देखना है, तो ये ना नंबर से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ना क्राउडेड और कम्पिटिटिव मार्केट में रिपीटेशंस बहुत ज़रूरी होता है ताकि ना प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिले और सेल्स बढ़े। अगर कंपनी को ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो इसका ना एडवर्टाइजिंग कैंपेन महंगा हो सकता है, इसलिए ना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऐड ज़्यादा पैसा खर्च करती है और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं। मीडिया इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसमें ना आपको बताया गया कि मीडिया इम्पैक्ट का मतलब होता है कि एडवर्टाइजिंग के किस हद तक ना इफेक्टिव है और कितने कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट और अवेयरनेस इंक्रीज कर पा रही है। हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए ना बेस्ट मीडिया आउटलेट्स सेल करती है, जैसे कि टेलीविजन, इंटरनेट या प्रिंट मीडिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी न्यू लॉन्ड्री डिटर्जेंट प्रमोट कर रही है तो ना वो टेलीविजन कमर्शियल को ना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि ना ज़्यादा लोग टीवी देखेंगे। अगर कोई कंपनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए मर्सिडीज बेंज रहे हैं, मतलब कि मर्सिडीज बेंज बेच रहे हैं, तो वो ना स्पेशली कार मैगजीन्स में ना एडवर्टाइज करेंगे जहां इनका टारगेट कस्टमर ज़्यादा होगा। मतलब कि आपने वो जो है ना वो फ्रेम चूज़ करना है जहाँ पे फिट बैठता हो। ये नहीं है कि अगर आप टीवी में कार की पब्लिसिटी कर रहे हैं तो वो इससे क्या होगा कि फिर मीडिया पे वो जो आपने पैनल चूज़ किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए वो भी इम्पैक्टफुल नहीं होगा। अब ये देखें कि मीडिया में जो कार मैगजीन्स हैं
उसमें इन्होंने मतलब कि प्रमोट किया अपनी कार को लेकर, जैसे कि मर्सिडीज़ मिसाल के तौर पर अगर मर्सिडीज़ बेंज है वो बेच रहे हैं तो स्पेशली फिर कार मैगजीन्स में एडवर्टाइज की जाए, ताकि वो जो पैनल जो चूज़ किया गया है एडवर्टाइजिंग के लिए, मीडिया का जो पैनल यूज़ किया गया वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इम्पेक्ट करे। हर मीडिया आउटलेट्स का ना एनालिसिस किया जाता है ताकि ना हर एक का स्ट्रेंथ और वीकनेस को ना समझा जा सके और फिर बेस्ट डिसीजन लिया जा सके, और कि एडवर्टाइजिंग के कैंपेन से स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, ये बेस्ट जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है। मीडिया टाइमिंग्स की बात की जाए तो उसमें आपको बताया गया कि मीडिया टाइमिंग का मतलब होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स को किस वक्त रन किया जाए। जैसे कि कुछ कंपनीज हॉलीडेज़ के दौरान एड्स चलाती हैं ताकि ना सीजन्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ना प्रमोट किया जाए। दूसरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि कंपनी को ना कंटिन्यूस या पल्सिंग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी में ना स्ट्रेटजी में से कैसे किसी एक को ना चूज़ करना पड़ता है। कंटिन्यूस एड्स वो होती हैं जो एक शेड्यूल के मुताबिक चलती हैं, और इनका फ़ायदा ये होता है कि ना अब एड ना ज़्यादा वक्त तक चलती है जिससे एक्सपोजर बढ़ता है। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए ऐड चलाने का प्लान कर सकती है जो साल भर चले। पॉलिसिंग स्ट्रेटजी में ना एडवर्टाइजमेंट को ना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ना बार बार चलाया जाता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी ना कम टाइम में ना ज़्यादा रिकॉग्निशन हासिल कर सकती है और कम पैसा खर्च कर सकती है। ओके, रीच में आप स्टूडेंट्स को ओवरऑल बताया गया कि रीच का मतलब है कि किस हद तक ना टारगेट मार्केट के कस्टमर्स को ना एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के लिए ना एक्सपोज किया गया है। कंपनी का गोल ये होता है कि अपनी टारगेट ऑडियंस का ना 80% तक ना एक्सपोजर मिले किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ज़्यादा एक्सपोजर का मतलब है कि फ्यूचर में ना सेल्स के चांस बढ़ जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में रीच के सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट जो होता है, एडवर्टाइजिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो ओवरऑल मतलब कि मैं इसको शॉर्ट ही में आपको बता देता हूँ ये सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को लेकर। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि एडवर्टाइजिंग के जो इम्पैक्ट पर ना कई डिबेट्स हुई हैं, और एक कॉमन क्लेम सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स का ये होता है कि इनकी ना एडवर्टाइजिंग लोगों के कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती कि वो पहली बार ना सिगरेट पीना स्टार्ट कर दें, लेकिन ना इनकी ओपोनेंट्स का कहना है कि एडवर्टाइजिंग सच में ना कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है। अभी देखें कि अगर मीडिया का सोर्स देखा जाए तो मीडिया का सोर्स ये होता है कि सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड को देखें कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो एक एडवर्टाइजिंग को देखकर हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, और जैसे कि एक बच्चा है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया जाए, बच्चों को टारगेट किया जाए, या टेलीविज़न के दरमियान मतलब कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ऐसे होते हैं जिसमें डिटरमाइन ट्रूथफुलनेस ऑफ होती है मैसेजेस को लेकर, जिसमें बच्चों की यहाँ तक कि 8 की एज जो शामिल होती है। पब्लिक परसेप्शंस ऑफ द मीडियम में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कॉमन होती है ना, कॉमन होती जा रही है, कल्चर जैमिंग जैसे टेक्निक्स को ना ज़रिए इनकी ना क्रिटिसिज्म्स भी हो रही है। इससे ना क्रिटिसिज्म्स का ये है कि मीडिया और कंज्यूमरिज्म्स को ना प्रमोट करते हुए ना एडवर्टाइजिंग ने एक मास प्रोडक्शन सिस्टम क्रिएट किया है जो कंजप्शंस को ना बढ़ाती है। मीडिया वाच यूके एक ना ब्रिटिश ग्रुप है जो कंज्यूमर्स को ना एजुकेट करती है कि वो अपने कंसर्न्स किस तरह एडवर्टाइज और रेगुलेटर्स तक ना पहुंचा सके, और ये ग्रुप एजुकेशनल मटेरियल्स भी ना बनाते हैं जो स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं। शहरी गाड़ियों की बुक में ना मेड यू लुक हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड वाई यू शुड नो ने ये इश्यूज यंग रीडर्स के लिए ना एक्सप्लेन किया था। कंपनसेशन से डिमांडेड में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है ओवरऑल कि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स में ना ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स ये सजेस्ट करती है कि एडवर्टाइजर्स जो मेंटल स्पेस टारगेट करते हैं उस स्पेस को टैक्स किया जाए, क्योंकि ना अभी तक एडवर्टाइजर्स ये स्पेस बिना किसी कंपनसेशंस के ना यूज़ करते हैं, और ये टैक्स इसलिए प्रपोज हो रहा है ताकि ना पब्लिक को जो इंट्रेंसिव एडवर्टाइजिंग मिल रही है ना इसका कुछ कंपनसेशंस भी मिल सके।
आर्कनेसेस और मैंने जैसे कि स्टेट्स ने इस प्रपोजल पर ना काम शुरू कर दिया है। और एक फ्लोरिडा ने ना 1980 में इस तरह की टैक्स लगाए हैं। मतलब कि फ्लोरिडा एक अमेरिका की रियासत है और आर्कनेस एंड मैंने ये भी एक स्टेट है जिन्होंने टैक्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया। नेशनल कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से इसे ना छुपाना भी पड़ा है। ओके, ओवरऑल आपको ना ये साल में मतलब कि फ्लोरिडा ने 1987 में किया था और जो था 12 मिलियन ऑफ ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री अलाउन जो थी वो लॉस भी हुई थी इस वाले से। ओवरऑल ये कुछ आपको ना ये शवाहिद दिए गए हैं इस वाले पैराग्राफ में, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप इसको जस्ट कैजुअल मेंटल कर ले तो आप पढ़ लीजिएगा। आगे है नेगेटिव इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशंस मीडिया। तो इसमें ना आप स्टूडेंट्स को बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि एक डॉक्यूमेंटेड इफेक्ट ये है कि एडवर्टाइजर्स मीडिया को ना कंट्रोल करते हैं और जब किसी कंपनी या प्रोडक्ट पर नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती हैं तो एडवर्टाइजर्स प्रेशर्स डालते हैं कि वो ना इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सके या विड्रॉ कर दी जाए। इससे ना मीडिया एडिटर्स को ना अपने कंटेंट को सेल्फ सेंसर करना पड़ता है ताकि ना इनकी एडवर्टाइजर्स ना नाराज़ हो। और ये ना इफेक्ट बहुत बड़े कंपनीज के लिए ना ज़्यादा होता है। सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया ओवरऑल कि एक और इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि ना एडवर्टाइजिंग के कम्युनिकेशंस मीडिया को भी ना मॉडिफाई कर देती है। जैसे कि टेलीविजन का एग्जांपल ले लें जो अपनी रेवेन्यू का ना ज़्यादा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट्स से ना कमाती है, तो मीडिया को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि पब्लिक एड्स देखते हुए ना चैनल स्विच ना करें। प्रोग्राम्स को ऐसे बनाया जाता है कि वो लाइट कंसंट्रेशंस और मेंटल स्टिमुलस वाले हों जिससे ना लोग एड्स देखने में इंटरेस्टेड हो जाएं। ओके, फ्यूचर में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि इंटरनेट की वजह से ना कई न्यू एडवर्टाइजिंग के अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं जैसे कि पॉपअप एड्स, फ्लैश एड्स, बैनर एड्स, एडवर्ड गेमिंग और ईमेल एडवर्टाइजमेंट्स जो स्पैम के फॉर्म में भी होती है। हर साल कंपनी से ज़्यादा पैसा देकर ना सुपर स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल चैम्पियनशिप्स के दौरान एड स्पॉट कर देती है और ये कमर्शियल्स इतनी एंटरटेनिंग बनाई जाती है कि ना पब्लिक को इन्हें देखने का दिल करता है। ओके, सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया कि एक और चैलेंज ये होता है कि लोग ना डीवीआर मतलब कि लाइक टीवो यूज़ करते हैं जो शोज़ को ना रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर ऐड को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जब टीवी शोज़ का बॉक्स सेट मार्केट में आता है तो कंपनीज को ना इसके सेल से फ़ायदा भी होता है। इस चैलेंज को ना काउंटर करने के लिए कई एडवर्टाइजर्स प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं जैसे कि टीवी शोज़ के दौरान प्रोडक्ट का मेंशन करना वगैरह शामिल होता है। और लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि ऐसे ही ना एंटरटेनिंग एडवर्टाइजिंग के राइज के बाद ना कुछ लोग ऐसे एड्स को इतना पसंद करते हैं कि वो ना बाद में भी उसे देखना चाहते हैं। अब तक ना एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी ने इस तरह का ट्रेंड आसान नहीं बनाया लेकिन ना कुछ कंपनीज ने ना इंटरनेट का यूज़ करके अपनी एड्स को ना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 38। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। और इसमें अगर बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, स्विच बैक क्या होता है, ब्रांड स्विचिंग क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, ट्रायल क्या होता है। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में जो सेट किए जाते हैं चार तरह के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग और स्विच बैक्स है। एडवर्टाइजिंग बजट्स है, एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी है और कंपटीशंस एंड क्लटर है। ओके, तो ये जो है ना मतलब कि चार शुरू में तो हमने चार पढ़ ली हैं यहाँ पर मतलब कि स्विच बैक तक ये चार जो है ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम पर भी इंपॉर्टेंट है। और एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी वो होता है कि वो एस्टिमेटेड टाइम या वो टाइम जिसमें एड्स वगैरह चलती हैं। अगर बार बार एड चल रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी एडवर्टाइजिंग की, हाई होगी। अगर लो है मतलब कि कम चलती है, एक दफ़ा चलती है तो फिर लो है। कंपटीशंस एंड क्लटर में क्या फ़र्क है, एग्जाम पर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे नीचे आता हूँ तो इसमें ना मीडिया इम्पैक्ट कैसे होता है। तो मीडिया इम्पैक्ट जो होता है वो
हम डिसाइड करने पर कि कौन सा मीडिया सोर्स जो है वो इम्पेक्ट कर सकता है अवामुल नास पर, तो ये मीडिया इम्पेक्ट में देखा जाता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रीच बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। बस ये इसमें ना यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर देखा जाए तो फ्यूचर में भी इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यही है कि मतलब कि किस तरह से ना लोग डीवीआर या टीवी बॉक्स का इस्तेमाल करके ना ऐड को स्किप कर देते हैं, और किस तरह से फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल आपको फ्यूचर में बताया गया, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ओवरऑल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।